सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फटाफट से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आवाज सही प्रकार से आ रही हो, सारी चीजें ठीक ठाक हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे आपके साथ भिन्नों के बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के, जो कि आपके आने वाले सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। आज की इस क्लास में आप भिन्नों से जुड़े हुए बहुत से प्रश्न सीखेंगे और भिन्न के लिए जो आपकी समझ है उसको हम विकसित करने का प्रयास करेंगे। यदि आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहे, फायदेमंद रहे, अच्छा रहे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, यदि आप सीटेट के कैंडिडेट हैं तो यह प्रश्न आ सकता है कि इनमें से इकाई भिन्न बताइए। आपके सामने ये अलग अलग प्रकार की 4 भिन्नों के स्वरूप दिए हुए हैं। इनमें से आपको इकाई भिन्न बतानी है। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि इकाई भिन्न होती क्या है। यह तो किसी अध्यापक ने हमको पढ़ाया ही नहीं। तो सबसे पहले समझिएगा इकाई भिन्न क्या होती है, और बेसिक सा प्रश्न है ये। ठीक है, जब आप सीटेट की दुनिया में प्रवेश करते हैं तो इकाई भिन्न आपसे पूछा जा सकता है। कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है कि सम भिन्न बताइए, आपसे पूछा जा सकता है कि विषम रूप भिन्न बताइए। ये क्या है? ये भिन्नों की अलग अलग प्रकार हैं जिनसे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम के पैटर्न पे आधार पे। तो यहां पर प्रश्न दिया हुआ है। आप में से जिन जिन को इसका उत्तर आता है वो कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए यहां पर अगर आपने इसका उत्तर दे दिया है तो आपको भिन्न आती है, अगर नहीं आती है तो आप सीखने का प्रयास कीजिएगा। मैं यहां पर एक एक चीज को बेजोड़ तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा। समझते हैं इकाई भिन्न होती क्या है। तो इकाई भिन्न समझने के लिए आपको छोटा सा टॉपिक समझना होगा। ठीक है, और वो टॉपिक क्या है? वो है इकाई भिन्न। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इसका कि इकाई भिन्न क्या होती है। अभी आपने जहां पर प्रश्न देखा था वहां पर 2 प्रकार की भिन्न लिखी हुई थी। ठीक है, 2 प्रकार की नहीं, अलग अलग 4 प्रकार की थी, लेकिन 2 प्रकार की आप देखेंगे यहां पर और यहां पर। इन दोनों भिन्नों में हमारे पास इकाई का ही अंक है। हमारे पास इसमें और इसमें दहाई का अंक नहीं है। लेकिन इकाई भिन्न क्या कहती है? इकाई भिन्न कहती है कि इसमें क्या होगा? अंश हमेशा एक होगा। आपको बात समझ में आ गई दोस्त? अगर आपका अंश 1 है तो वो भिन्न जो होगी वो इकाई भिन्न होगी। समझिएगा, जैसे मैंने कहा 1/5, 1/9, 1/7, 1/8। अगर मैंने लॉजिक लगा करके इसको यह कर दिया कि 2/1 या 3/2 तो यह भिन्न हमारी इकाई भिन्न नहीं होगी। तो यहां पर जो प्रश्न आपको दिया हुआ है इसमें आपको अब उत्तर समझ में आ गया होगा कि आखिर कौन सा उत्तर हमारा इकाई भिन्न के लिए बिल्कुल सही होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दी गई चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब यहां पर आपने ये लगा लिया कि सर ये हमारी क्या है? इकाई भिन्न है। आपका उत्तर क्या हो गया दोस्त? बी ऑप्शन हो गया है। ठीक है, अगर आप गणित में कमजोर हैं तो आप इन चीजों को नोट कर लीजिएगा जिससे कि आप पेपर में अच्छे प्रकार से प्रश्न कर पाए। 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अब बात आती है कि सर ये वाली जो भिन्न थी इसमें आपने हर समान किया था। अगर बाय चांस किसी भिन्न में हर समान दिखता है आपको तो फिर वो भिन्न कौन सी होगी? अगर साथियों आपको क्या दिखाई दे? हर समान हो, हर समान हो तो वो जो भिन्न होगी उसे हम
क्या कहेंगे? समरूप भिन्न कहेंगे। समझ के चलिएगा, ठीक है, समरूप भिन्न कहेंगे। समझ गए दोस्त? हर प्रश्न में एक लॉजिक आपको समझ में आएगा कि इस प्रश्न में यह लॉजिक था, ठीक है। तो यह समरूप समझ में आ गया। अब अगर भिन्न असमान है तो वह विषमरूप हो जाएगी। जैसे अब ये जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं इन सब में आप देखेंगे तो आपको असमान भिन्न दिखाई देगी। कैसी? असमान। असमान हर है, हर किसी में बराबर नहीं है। जब हर बराबर ना हो, हर बराबर ना हो तो वो भिन्न क्या कहलाएगी? विषम रूप भिन्न कहलाएगी। समरूप भिन्न समझ में आ गई, इकाई भिन्न समझ में आ गई, विषम रूप भिन्न समझ में आ गई। अब बात आती है उचित भिन्न की। किसकी बात आती है दोस्त? उचित भिन्न की। जब उचित भिन्न, अब समझिए यहां पे इसको मिटा देते हैं। यहां पे बात आती है उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या कहती है? उचित भिन्न सिंपल सा एक लॉजिक देती है दोस्त। ये कहती है कि जब हर अंश से बड़ा हो, क्या हो? जब हर अंश से बड़ा हो तो वो भिन्न क्या कहलाएगी? आपकी उचित भिन्न कहलाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है बात समझ में कि उचित भिन्न किसे कहेंगे? जब दोस्तों, जब हर बड़ा हो। तो आप इसमें हर बड़ा करने के लिए दो कंडीशन ले सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, मैं ये ले सकता हूं 3/5 या 3 अब जो लिख गया, ठीक है, 3/5, 7/28, 9/30, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर वही चीज जो हमने यहां पर लिखी। तो ये आप देखेंगे, ये जो हमारा एग्जाम्पल है वो उचित भिन्न का उदाहरण है। यहां पे पहले ही प्रश्न में आपको उचित भिन्न, ये जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, यहां तक हम सही गए थे, हर बड़ा था, लेकिन यहां पर अंश बड़ा हो गया। तो ये जो भिन्न हो जाएगी वो अनुचित भिन्न हो जाएगी। कैसी हो जाएगी दोस्त? अनुचित भिन्न हो जाएगी। समझ में आ गई बात? अनुचित भिन्न हो जाएगी। देखो, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इकाई भिन्न, समरूप भिन्न और विषमरूप भिन्न। अब एक बचती है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में क्या होता है वो आप देख लो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिश्रित भिन्न क्या होती है? इसमें हमारे पास भिन्न का स्वरूप हर और अंश के अलावा भी होता है। ये मान लो अब 2 सही 3/27 ये मिश्रित भिन्न है। तो समझ गए? समरूप भिन्न में क्या होगा? हर की समानता होगी। इकाई भिन्न में क्या होगा? अंश के रूप में आपको हमेशा 1 मिलेगा। उचित भिन्न में क्या होगा? हर हमेशा अंश से बड़ा होगा। और अनुचित भिन्न में क्या होगा? अंश भी बड़ा हो सकता है। यह कॉन्सेप्ट हो गया, यह समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आप सभी के सामने देखने का प्रयास करते हैं। कहा गया 3/2 में कितने आधे हैं? मतलब इनका प्रश्न यह है कि 3/2 जो है ये कितने आधे से मिलकर बना है? तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है। 3/2 को हम सीधा सीधा लिखेंगे 3 दूनी 6, 6 और 1 7, मतलब 3 का गुणा 2 में कर देंगे तो 2 3 6 हो गया, और प्लस का ऊपर जो 1 है उसको हम जोड़ देंगे। इस प्रकार से इसे हम सरल भिन्न कर लेंगे। तो ये मिश्रित भिन्न से सरल भिन्न में आ गई। और कितने आधे हैं? तो आधे करने के लिए आपने क्या करना है? 1/2 का भाग लगा देना है। यहां से इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, अर्थात जो स्वरूप हो जाएगा वो 7 गुणा 2 बटे 2 गुणा 1, ये स्वरूप बन जाएगा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो अब इससे आपका ये कट जाएगा, तलवारें निकल आएंगी और काट देंगे एक दूसरे को। कितना बचेगा? 7। यानी कि आपका जो सही जवाब होगा वो यहां पर 7 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर
मान लीजिए 3/2 में 3 सही 1/2 में हमसे कहता कि 1/4 कितना है। प्रश्न समझिएगा, मेरा कहने का तात्पर्य है कि 3 सही 1/2 में कितना 1/4 है, मतलब 1/4। भाई प्रश्न तो कुछ भी हो सकता है ना आपके सामने। अब आपने सीख लिया है तो अब आप क्या करेंगे, आप 3 सही 1/2 को सरल भिन्न में बदलेंगे और ये आपके पास 7/2 आ जाएगा। 1/4 को हम 1/4 लिखते हैं और 1/4 से हम भाग लगा देंगे दोस्त। यहां पे इसको यहां ले जाएंगे, इसको यहां लेके आएंगे, तो इससे क्या होगा कि जो 7 गुणा 4 हो जाएगा और बटे में 2 गुणा 1 हो जाएगा। 2 से ये कटेगा 2 और 7 गुणा 2 कितना होता है, ये आपका 14 हो जाएगा। ऐसा प्रश्न सीटेट में कई बार पूछा गया है। बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाइएगा, टक से करके आइएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कहा गया कि 5/3 में कितने 1/9 है। कोई समस्या नहीं है, 5/3 को यहां लिखिए और इसमें 1/3 का आप 1/9 का आप भाग लगा दीजिए। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, अर्थात 5 गुणा 9 बटे 3 गुणा 1, 3 त्रिका 9 और 5 तियो 15। समझ में आ गई आपको बात? आंसर पकड़ पा रहे हो? ऐसे सवाल होंगे चुटकियों में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 4/3 और योज्य प्रतिलोम का गुणनफल क्या होगा। सबसे पहले आपको समझना होगा कि योज्य गुणनफल होता क्या है। देखिए, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, गुणनफल पर बाद में चलेंगे, पहले योज्य प्रतिलोम जान लेते हैं। एक होता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम में क्या होता है वो समझिए। सबसे पहले टर्म मैंने आपको दिया व्युत्क्रम। तो अगर यहां पर हमसे कहा होता कि 4/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप कुछ नहीं करते। 4/3 का, तो 4/3 का यदि हमें व्युत्क्रम निकालना होता तो हम बस सिंपल सा 3/4 कर देते। 4/3 का 3/4 व्युत्क्रम हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम जो होता है वो क्या करता है, जो आपको संख्या दे रखी है, जो आपको संख्या दे रखी है, ठीक है, और यदि आप इसका योज्य प्रतिलोम निकालते हैं तो इन दोनों का मतलब जो संख्या है और योज्य प्रतिलोम, इन दोनों का जो योग है वो 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए दोस्त? 0 आना चाहिए। अर्थात जब आप इसका योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो वो माइनस का 4/3 हो जाएगा। ये क्या हो गया? ये इसका योज्य प्रतिलोम हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि 4/3 और योज्य प्रतिलोम का गुणनफल बताइए। मतलब आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है कि आप बस माइनस का 4/3, मतलब जो आपका यहां पे जो संख्या दे रखी है उसके आगे आप माइनस लगा दीजिए, वही आपका योज्य प्रतिलोम है, ठीक है। जो संख्या दे रखी है वही आपका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा यदि आप उसके आगे माइनस लगा देंगे। तो माइनस लगाते ही वो क्या हो गया, योज्य प्रतिलोम हो गया। कहा है कि गुणनफल बताइए। तो यदि आपको यह कहा जाए कि 4/3 और माइनस के 4/3 का गुणनफल क्या होगा, संख्या का सीधा सीधा गुणा कर देना है, अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, 4 गुणा 4 16, ठीक है, माइनस के और ये आपका 9, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, योज्य प्रतिलोम हो जाता है। योज्य प्रतिलोम फिर से समझ लीजिए कि जो संख्या दे रखी है उसके आगे माइनस लगाते ही वह योज्य प्रतिलोम हो जाएगी, ठीक है। और योज्य प्रतिलोम का जब हम गुणा करेंगे किसी उसी संख्या में तो जो संख्या दे रखी है, ठीक है, उन दोनों का अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, और आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको उत्तर मिल गया होगा। ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। तेजी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप हमें बताइएगा जरूर। यहां कहा है कि भाई योज्य प्रतिलोम, भाई 6/7 का योज्य प्रतिलोम, तुरंत दिमाग में आना चाहिए योज्य प्रतिलोम कितना हो गया 6/7 का, तुरंत आ गया होगा दिमाग में 6/7 का योज्य प्रतिलोम माइनस का 6/7 हो गया। का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम मतलब क्या होता है कि यदि आप गुणा करें उसमें, गुणा करें यदि आप उसमें तो 1 मिलना चाहिए। मतलब यह है कि जो भी संख्या का आप गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे x मान करके, उसे आप ऐसे कर लेंगे, गुणा x = 1। यानी कि जब आप गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे
तो जो अंश है वो हर में परिवर्तित हो जाएगा और जो हर है वो अंश में परिवर्तित हो जाएगा। आपका उत्तर यहां पर आपको मिल जाएगा। समझ गए? आगे बात समझ में, मतलब ये आपका क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। चलते हैं आगे। यही प्रश्न आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। सीटेट के अंदर यही प्रश्नों की बाहर रहती है। ये बात आपको समझनी होगी। ठीक है, अब कहा गया कि 2 और 2 तिहाई समकोण। पहले तो आप ये समझिए समकोण होता क्या है। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, कितना होता है? 90 डिग्री। प्रश्न को आराम से पढ़ लीजिए। कहा है समकोण में डिग्री, तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, 90 डिग्री में कहा 2 और 2 तिहाई। 2 और 2 तिहाई को लिखने का तरीका होता है 2 और 2 तिहाई। समझ गए? 2 सही 2/3। अर्थात अगर आप इसको सरलीकरण करेंगे तो ये आपका 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, 8/3। 8/3। जब हमने 8/3 लिख लिया यहां पर, तो गुणा करेंगे इसमें 90 डिग्री का। 3 से इसको काटपीट कर लेंगे अपने आप ही। 8 3 कितना होता है? 24। यानी कि ये आपका 240 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 240 डिग्री आ गया। कितना आ गया दोस्त? 240 डिग्री आ गया। ठीक है, हो जाएगा, दिमाग में रहेगा। चलो आगे चलते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न इसी का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी उचित भिन्न नहीं है? उचित भिन्न नहीं है। उचित भिन्न होती क्या है वह समझिए। ये क्या होती है? ये आपकी उचित भिन्न होती है। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था। कहां बताया था? वीडियो के शुरुआत में। वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था उचित भिन्न क्या होती है, कि भाई अंश छोटा हो हर बड़ा हो तो वो हमारी उचित भिन्न होती है। अब यहां पर कहा है कि उचित भिन्न नहीं है। उचित भिन्न ना होने की कंडीशन है कि अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो वो अनुचित भिन्न हो जाएगी, मतलब उचित भिन्न नहीं रहेगी। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर अंश छोटा है, यहां पर अंश छोटा है, यहां भी अंश छोटा है और यहां पर अंश बड़ा है। इसका मतलब यही साथियों आपका उत्तर होगा कि यह आपकी उचित भिन्न नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उचित भिन्न समझ गए ना? अंश छोटा हो हर बड़ा हो तो उचित भिन्न है, और यदि अंश बड़ा है हर छोटा है तो वह अनुचित भिन्न है। इकाई भिन्न आपको बताई थी, जिसमें अंश एक हो, अंश क्या हो? एक हो, तो वह इकाई भिन्न होती है। अगला है कि 2 और अरे चलो आगे। हाँ, यदि लाल भाग 80 है तो पाई चार्ट में सफेद भाग कितना होगा? समझ रहे हो? लाल भाग 80 है, लाल भाग 40 है, सॉरी। ठीक है, तो 1/2 लाल, x मान लिया पूरे उसको, इक्वल टू 40। तो x कितना हो जाएगा? 80। मतलब इस पूरे की वैल्यू 80 है। अब आपसे पीला पूछे, नीला पूछे, काला पूछे, जो भी पूछे आप उसे बता सकते हो। तो बताना है सफेद भाग कितना है। तो सफेद भाग के लिए क्या है? 1/8 सफेद, 1/8 गुणा 80। 8 से ये काट दोगे 10। कितना हो गया? सफेद भाग कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा मित्र। कितना हो जाएगा? 10। समझ गए? चलो आगे फिर से अगले प्रश्न पे चलो। अगला है 4 और 1 तिहाई समकोणों की डिग्रियों की संख्या बताइए। 4 और 1 तिहाई, तो 4 सही 1/3 गुणा 90, यही है। 4 3 12, 12 और 1 13, 13/3 गुणा 90। 3 से ये काट देंगे, 3 त्रिके 9, 13 3 39, 390 डिग्री। ये आपका उत्तर यहां पर इससे मैच कर रहा है। ठीक है, समझ गए? 4 सही 1/3, 4 और 1 तिहाई को बोलते हैं 90 समकोण हो जाता है। गुणा कर देंगे, ये आपके पास सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। आपको संस्कृत का वीडियो रात के 9:30 बजे मिलेगा। इसी प्रकार से ईवीएस की भी हम सीरीज शुरू कर लेंगे, और साथ ही साथ ईवीएस का बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा। सीटेट की हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो मैम के द्वारा शाम को 7 बजे कराया जाएगा। बाकी सीडीपी की क्लास भी आपकी जल्द ही शुरू कर दी जाएगी, जहां पर आपको पेपर की प्रैक्टिस करने को मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। यह क्लास आपको रेगुलर रूप से 8 बजे मिला करेगी। कितने बजे? 8 बजे। थैंक यू गाइस।